जैसा मैंने आप लोगों से कहा कि मैं आपको अभी अकबर के द्वारा संचालित किए गए केंद्रीय प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अभी बताऊंगी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्रीय प्रशासन को उसने विभिन्न विभागों के अंतर्गत बांटा था। विभिन्न विभाग में सबसे बड़ा जो उसका विभाग था वो उसका था, ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत मैंने यहाँ लिखा हुआ है और आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे पॉइंट वाइज अगर आप लोग नोट कर लेते हैं तो ये आप लोगों के पास आजीवन आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। तो केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन दो प्रकार की प्रशासनें होती थी। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत बादशाह संपूर्ण शक्तियों का एकाधिकार अपने पास रखते थे, यानी कि जो बादशाह थे जैसे अकबर थे तो अपना सारा शक्ति उनके पास था। किसी को भी अगर कोई काम करना होता था तो वो अकबर से परमिशन लेते, परमिशन भी लिखित होता था, और चूंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे तो अक्षर ज्ञान तो उनको था नहीं, तो उन्हीं का अंगूठा लगता था, उन्हीं का परामर्श होता था और तब काम आगे बढ़ता था। बादशाह संपूर्ण शक्तियों का एकाधिकार रखता था और वो अपनी संपूर्ण शक्तियों का उपयोग करता था। दूसरा, मंत्रिपरिषद जिसको वो कहता था वजारत, इसमें सारे मंत्री आ जाते थे। इसके अंतर्गत वकील, दीवान, वजीर, मीर, बख्शी, ये सारे मंत्रिपरिषद के सदस्य होते थे। मंत्रिपरिषद का इनका एक डिपार्टमेंट होता था एक एक करके। प्रधानमंत्री को ही वकील कहा जाता था, वजीर कहा जाता था और दीवान कहा जाता था। जो किसके प्रति समर्पित होता था? वो होता था बादशाह के प्रति। तो कहा जाता है कि हिंदू राजा चोडरमल को भी इसने अपना मंत्रिपरिषद में वजीर का पद प्रदान किया था। ध्यान दिया जाएगा। बादशाह के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद अगर कोई था जिसमें वित्त यानी धन संबंधी मैटर आता था तो वो कौन देखता था? दीवान देखता था, वजीर देखता था, है ना? यही पोस्ट का नाम था। मीर बख्शी ये हेड होता था कहाँ का? सेना का प्रधान। सेना की भर्ती, मीर बख्शी वो डिपार्टमेंट होता था जो सेना की भर्ती करता था, रखरखाव करता था, वेतन देता था। यानी कि उसके समय में घोड़े को दागने की व्यवस्था थी जो कि सल्तनत काल में थी, वो काम उसने भी किया था। यानी एक घोड़ा हर युद्ध में ना आए इसके लिए घोड़े को दाग दिया जाता था, जिससे क्या होता था? पता चलता था कि कौन सा घोड़ा किस युद्ध में गया है, कौन सा घोड़ा युद्ध में नहीं गया है। और सिपाही का भी देख रेख, हुलिया, सिपाही के हुलिया पहचान किया जाता था। कहा जाता है उसमें ऐसा सिस्टम था कि सिपाही के स्केच, चेहरे के स्केच बना के रख लिए जाते थे। जैसे अभी हम लोग फोटो देते हैं ना, तो उस जमाने में हाथों की पेंटिंग से सिपाहियों के स्केच बनाए जाते थे। तो ये कंजप्शन भी था, इनके पास फाइलिंग भी होती थी। उसके बाद है मीर बख्शी, यही डिपार्टमेंट सेना की रखरखाव और भर्ती संबंधित सारे काम को देखता था, वेतन भी देता था। उसका एक डिपार्टमेंट था सद उत्सद, यानी ये धार्मिक कामों को देखता था। सद उत्सद में धर्म से संबंधित जो भी बात होता था देखा जाता था, और इसमें भी लोग बादशाह की सलाह लिया करते थे। उसके बाद नेक्स्ट है मुख्य काजी। मुख्य काजी यानी न्यायाधीश को मुख्य काजी कहा गया है। काजी, आज भी काजी वर्ड आप लोगों को सुनने को मिलता होगा मस्जिद वगैरह में जो जाते हैं। उस जमाने में भी काजी न्यायाधीश न्याय देने का काम करते थे, शरीयत का काम करते थे। मुस्तसिम, प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने वाले, जो प्रजा कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, इस विभाग का काम यही देखना था। मीरे समा, बादशाह के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का काम करते थे ये डिपार्टमेंट। मीरे आतिशशाही, आतिशशाही जैसे कि आतिशबाजी यानी फटाका, यानी तोप, यानी गोला, यानी बारूद, इस डिपार्टमेंट का काम था। यानी तोप की रखरखाव का काम ये डिपार्टमेंट करता था। कौन सा? मीरे आतिश। उसके बाद दरोगाए डाक चौकी, दरोगा, दरोगाए डाक चौकी, अभी भी हमारे यहाँ दरोगा कहा जाता है इंस्पेक्टर को। यानी उस जमाने में ही दरोगाए डाक चौकी की स्थापना की थी। किनके जमाने में? अकबर महान के जमाने में। यानी इस प्रकार से वो केंद्रीय प्रशासन की देखरेख करता था। अकबर ने भी किसानों की देखरेख का काम भी किया था। उसने वित्तीय सहायता भी किसानों को प्रदान की थी। किसानों को खेती बाड़ी करने में दिक्कतें आती थी, उसका भी समाधान किया था। उसने अपने जीवन में आजीवन बहुत सारी लड़ाइयाँ उसने लड़ी। सबसे ज्यादा जीवित रह के शासन करने वाला शासक अगर मुगल में कोई था तो अकबर था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जीवित रहकर शासन करने वाला शासक। कहा जाता है आखिरी समय में जब अकबर मरने पे था, उस समय यानी कि 1600 ईस्वी आते आते अकबर के पुत्र जहांगीर ने अपने पिता के विरुद्ध ही विद्रोह छेड़ दिया था।
जहांगीर को चूंकि अकबर बहुत प्यार करता था, उसको बहुत नाजों से पाला जाता है। कहा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जाकर मिन्नतें मांगकर जोधा और अकबर को वो पुत्र मिला था। लेकिन कि अकबर के आखिरी समय में कहते हैं अकबर को इतनी ज़्यादा पीड़ा, इतनी ज़्यादा टेंशन हुई कि वो उसके बाद बीमार होकर मारे गए। लेकिन कि हाँ, उसके बाद जहांगीर का भी शासनकाल प्रारंभ हुआ और जहांगीर के बारे में भी कहा जाता है कि जहांगीर को भी ऐसे कुछ काम नहीं करना पड़ा था। उनके क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको। अभी अकबर का आपको हम प्रांतीय शासन के बारे में बताते हैं। यानी अकबर जो थे अपना रीढ़ खड़ा करके चले गए थे। उसके बाद ये 1857 के विद्रोह तक शासन किया। उसके बाद अंग्रेजों ने इसको अपने हाथ में ले लिया। यानी 1857 के बाद मुगलिया सल्तनत भारत में धुलमिल हो गई। मैं अगले क्लास में आपको बताती हूँ प्रांतीय शासन के बारे में और जहांगीर और औरंगजेब के बारे में बताकर मैं इस पाठ को अब समाप्त करूंगी और अगले पाठ को प्रारंभ करूंगी। अकबर जो है ऐसा शासक था जिसने आगरा में अपना निवास स्थान बनाया था और अकबर आगरा में ही रहता था, दिल्ली में नहीं रहता था। सल्तनत शासक दिल्ली में रहते थे, लेकिन मुगल लोगों का लगाव कहाँ से था? आगरा से और कन्नौज साइड से लोगों का ज़्यादा लगाव था। अगली कक्षा में मैं आपको सारा कुछ बता दूंगी। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ध्यान से पढ़ते होंगे और जो भी मैं देती हूँ उसको आप लोग लिख लिया कीजिए, क्योंकि लिख लेंगे तो इससे क्या होगा ना, कभी अगर कोई भी चीज़ में त्रुटि होगी तो खोलकर आप लोग देख भी सकते हैं। तो ये लिखकर अपने पास एक रिकॉर्ड रख लिया कीजिए। वैसे मैंने डेट वाइज कर दिया है तो समझने में आप लोगों को आसानी ही होती होगी। इसी आशा के साथ कि हम लोग पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पढ़िए और आप लोगों का जल्दी ही एक ऐसे कोर्स का सिलेबस अब खत्म हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। और अगला क्लास के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।